मई 2020 वेरिएंट 11 हम कर रहे थे और अभी हमें इसका करना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग एंड आप लोगों के पास भी पास पेपर्स होने चाहिए हैं एंड द बेस्ट वे टू डू इट कि आप मेरे साथ साथ रीड करो, मेरे साथ साथ लिखो। ठीक है, द मोर यू राइट द बेटर इट गेट्स, रिमेंबर दैट। ठीक है, अच्छा, NWA इज अ लार्ज एंड प्रॉफिटेबल एयरलाइन बिजनेस। ठीक है, large and profitable airline business. It has grown quickly over the past 10 years and new aeroplanes have helped to improve its brand image. ठीक है, काफी अच्छी एयरलाइन चला रहे हैं। NWA offers low priced flights for tourists to 50 countries. Sales promotion is an important part of NWA's marketing mix. ठीक है, क्योंकि लो फ्लाइट्स लो प्राइस्ड टारगेट ऑडियंस है हमारी। The finance director is worried that NWA has a high level of debt as its main source of finance is bank loan. ठीक है, बहुत ज्यादा बैंक लोन लिया हुआ है एंड ज्यादा बैंक लोन लेना इज नॉट वेरी गुड बिकॉज जितना ज्यादा आप बैंक से लोन लोगे उतना आपकी कंपनी में रिस्क बढ़ता चला जाएगा, या जिसको कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता चला जाता है। बिकॉज फिर आपको वो पैसे वापस भी करने हैं, आपको फिर वो इंटरेस्ट, समझो इंटरेस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो वो भी आपको फिर पे करना ही करना है, चाहे आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो या वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। तो खैर ये लोग ये कह रहे हैं कि द फाइनेंस डायरेक्टर इज वरीड दैट NWA हैज अ हाई लेवल ऑफ डेट एज इट्स मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस इज बैंक लोन। बैंक लोन का एक और वर्ड होता है, याद रख सकते हो अगर, डेट, कर्जा। ठीक है, और बहुत ज्यादा कर्जा होना इज बेसिकली, इसके लिए एक और वर्ड आपने पढ़ा है जिसको कहते हैं गेयरिंग। गेयरिंग जितना ज्यादा आप डेट्स लेते हो, जितना ज्यादा कर्जों पर डिपेंडेंट होते हो, उसको कहते हैं कि गेयरिंग आपका ज्यादा हो रहा है, यू आर नाउ मोर डिपेंडेंट ऑन लोन्स। ठीक है, इसको कहते हैं कि गेयरिंग आपका ज्यादा हो रहा है, गेयरिंग रेशियो। The organizational chart of NWA has many levels of hierarchy with narrow spans of control. Narrow spans of control. Narrow spans of control का मतलब क्या होता है? Narrow spans of control का मतलब होता है कि एक लाइन मैनेजर या जो एक मैनेजर है उसके अंडर बहुत ज्यादा लोग नहीं होते डायरेक्टली, बस उसके अंडर कम लोग होते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी में मैनेजर हूं और मेरे अंडर 3 लोग काम कर रहे हैं, तो इट माइट बी कंसिडर्ड एज अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। आई जस्ट हैव टू कंट्रोल 3 people। बट इफ आई वाज कंट्रोलिंग लेट्स से 15 एम्प्लॉइज, मेरे अंडर अगर 15 बंदे होते एंड मैं फिर कहता कि आई हैव टू कंट्रोल 15 people डायरेक्टली, एंड दैट मीन्स आई हैव अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। Span of control is how many subordinates a manager is directly controlling basically। और जब आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है तो फिर आपका चेन ऑफ कमांड, द लेयर्स, द लेवल्स इन इन इनटू योर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जो सीढ़ियां होती हैं, जितने लेवल्स होते हैं, तो वो जाहिर है फिर आपकी जब ऑर्गेनाइजेशन को आप नैरो डाउन करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टॉल होता चला जाएगा। सही है, तो फिर ये क्या कह रहा था देखो, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ NWA हैज मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की विद नैरो स्पैन्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और अगर आपने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो आई एम श्योर कि आप ये बात समझ गए होगे कि इनका ज्यादा लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं, बट एक बंदा फिर कम मैनेजर्स को, कम एम्प्लॉयज को क्या कह रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अच्छा बाकी क्या डिटेल्स है मेरे पास? प्राइस क्या दिया हुआ है, कॉस्ट एंड प्राइस डेटा फॉर अ टिपिकल NWA फ्लाइट। ठीक है, प्राइस हम चार्ज करते हैं $40, फिक्स्ड कॉस्ट है $2000, वेरिएबल कॉस्ट पर कस्टमर इज $24, एंड हम एक आई थिंक एयरक्राफ्ट में 200 बंदे बिठा सकते हैं। ठीक है, 200 हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट दे कैन एंटरटेन। ठीक है, ठीक है, बड़ी एयरलाइन कंपनी चला रहे हैं, काफी लार्ज है, काफी प्रॉफिटेबल है, 10 साल से काफी ग्रो कर लिया है, अच्छा ब्रांड इमेज हो गया है, लो इनकम कस्टमर्स को टारगेट भी कर रहे हैं सही से। और एक सवाल यहाँ बनता है कि फिर ब्रांड इमेज, तो ब्रांड इमेज उन्होंने इस तरह का ही बनाया होगा जैसे फ्लाई दुबई टाइप एयरलाइन है, कि मतलब ठीक है एवरीवन नोज फ्लाई दुबई, बट इट दे आर टारगेटिंग लो इनकम सेगमेंट्स, राइट? तो जिस तरह की मार्केट टारगेट कर रहे हैं उसमें अच्छा नाम बना लिया। ठीक है, और गेयरिंग भी ज्यादा है और चेन ऑफ कमांड टॉल है और स्पैन ऑफ कंट्रोल
नैरो है, और डेटा हमें फाइनेंशियल डेटा भी दिया हुआ है। पार्ट ए, डिफाइन। डिफाइन क्या कह रहा है ए पार्ट में? ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज डिफाइन करना है। सीधी सीधी बुकिश डेफिनेशन चाहिए है, और याद रखना डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन अलग होता है। हमें अच्छी डेफिनेशन देनी है, डिस्क्रिप्शन नहीं, डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, you have to write this along with me. ठीक है, if you don't have your past papers, you should take out your past papers and then write it along with me. Brand image. Brand image is the perception. Brand image is the perception that the customers have. Brand image is a perception that the customers have about a certain product, such as a luxury product, such as a luxury product should have a premium image. Such as a luxury product should have a premium image. किस तरह का कस्टमर्स आपका नाम सुन के परसीव करते हैं आपके ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उस परसेप्शन को कहते हैं ब्रांड इमेज। ठीक है, सुन के क्या फील आता है बेसिकली। जैसे अगर मैं भी यहाँ पे नाम लूं BMW, you listen to the name and you feel something about a luxury car, right? So it's like the perception that comes into your mind is brand image. नाम अगर मैं कहता हूँ brand name, तो फिर उसको BMW is the brand name. ठीक है. Calculate the break-even number of customers for a typical NWA flight. Show your workings. ठीक है, हमें निकालना है ब्रेक इवन, और ब्रेक इवन के लिए आपका फॉर्मूला होता है, आई एम श्योर आप लोगों को आता होगा। ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस मतलब पर कस्टमर प्राइस क्या चार्ज करते हैं, पर कस्टमर वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। ये फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन का। और इसको वैसे ये जो लिखा है ना मैंने, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, इफ यू वांट टू नो, वैसे ना भी याद रखो, ओ लेवल्स पे इतना नहीं आता डायरेक्टली। अच्छा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें, विल हैव टू सी। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है हमारे पास $2000 और प्राइस है 40, वेरिएबल कॉस्ट है 24। सो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास $4000। we are charging $40 per customer. Sorry, 4 नहीं 2, sorry, $2000. 2000 is the fixed cost, 40 is the price, and 24 is the variable cost. 24 is the variable cost. So my break even will be 2000 divided by 40 minus 24 is 16 is equals to 125 customers. 125 कस्टमर्स यानी अगर मेरे पास किसी एयरलाइन में आ जाते हैं तो मेरा ब्रेक इवन आ जाता है, मेरे खर्चे कवर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मुझे एटलीस्ट 125 कस्टमर्स चाहिए हैं अगर मैं अपनी इस एयरलाइन बिजनेस में ब्रेक इवन करना चाहता हूं, अगर मैं खर्चा कवर करना चाहता हूं। ठीक है, जितना जल्दी ब्रेक इवन आ जाता है उतना अच्छी बात होती है। इनका वैसे 200 कस्टमर्स है ना इनके पास, मतलब 200 कस्टमर्स तक ये लोग ले जा सकते हैं। तो आउट ऑफ 200 कस्टमर्स एटलीस्ट 125 तो हर एयरलाइन में होने चाहिए, वरना इनके खर्चे कवर नहीं होंगे, वरना एयरलाइन लॉस में चलेगी। सही है। अच्छा, पार्ट सी, outline 2 possible problems for NWA of having a high level of debt.
Oh, two possible problems for NWA of having a high level of debt. ये वही बात है जो भी हम कर रहे थे कि ज्यादा कर्जा लेने से क्या प्रॉब्लम्स, क्या दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. व्हाट यू कैन डू इज कि आप भी सोच सकते हो. यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन थिंक अबाउट कि अगर आप लोग करते तो क्या करते. व्हाट बेस्ट हो जाएगा कि आप इसको रोक के जरा पॉज करके, यू कैन जस्ट स्टॉप एंड पॉज करके फिर खुद से जो है ना जरा सोचो. फिर यू रिज्यूम इट एंड देन आई एम ऑल्सो स्टिल लाइक मैं तो सोच रहा हूँ उसके बारे में. अच्छा, आउटलाइन टू पॉसिबल प्रॉब्लम्स फॉर NWA ऑफ हैविंग अ हाई लेवल ऑफ डेट. तो डेट के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. डेट के ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक तो नंबर वन, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है क्योंकि फिर डेट से रिलेटेड आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है. और जब इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है तो वो फिक्स्ड होती है. और जब वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है तो फिर आपको वो टेंशन भी होगा कि यार अगर आप नहीं दे सके तो फिर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस का क्या. तो ये टेंशन की एक खर्चा होता है जो टेंशन वाला होता है, वो बढ़ जाता है. और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको कभी फर्दर इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, फर्दर फाइनेंस रेज करना है, और ऑलरेडी अगर आप बहुत ज्यादा कर्जों में हो, बहुत ज्यादा अगर आपका गेयरिंग रेशियो है, तो फिर फर्दर फाइनेंसिंग बिकम्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज फिर कोई नया इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा. क्योंकि इन्वेस्टर भी तो सोचेगा ना कि यार मतलब आप लाइक यू आर ऑलरेडी टू मच गेयर्ड, यू आर ऑलरेडी इन टू मच डेट फाइनेंसिंग. सो इफ यू फर्दर बोरो, इफ यू फर्दर टेक इन्वेस्टमेंट, आप रीपे कैसे करोगे, आप उस पर कॉस्ट कैसे बेयर करोगे. तो फर्दर इन्वेस्टर भी कोई फिर आपको लेना मुश्किल हो जाता है, इन्वेस्टमेंट रेज करना मुश्किल से मुश्किल होता चला जाता है अगर आप बहुत ज्यादा डेट में हो. ठीक है, मैं लिखवाता हूँ ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए. प्रॉब्लम वन, high level of high level of debt means high level of debt means that high level of debt means that there will be high interest cost for for NWA. High level of debt means that there will be high interest cost for NWA. This will be, अभी प्रॉब्लम क्यों होगा, this will be a problem as it will increase the fixed costs and the overall expenses and the overall expenses which can negatively affect the profits, can negatively affect the profits. जाहिर है फिर आपके खर्चे बढ़ेंगे, इससे आपके प्रॉफिट्स पे बर्डन आता है ना. अच्छा, सेकंड डिसएडवांटेज, सेकंड प्रॉब्लम, हाई लेवल ऑफ डेट high level of debt will make it difficult will make it difficult to raise further finance. High level of debt will make it difficult to raise further finance. और इसकी explanation, as the financial risk का वर्ड अच्छा है, आप याद कर सकते हो. As the financial risk in the company increases,
as the financial risk in the company increases, the investors might not want to invest, making it difficult to expand airlines. एप्लीकेशन भी जरूरी थी और एप्लीकेशन एटलीस्ट एक दफा तो जरूरी थी ना, टू एक्सपैंड एयरलाइंस। एयरलाइन एक्सपैंड करने के लिए भी आपको फर्दर ज़ाहिर फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपको कोई फर्दर लोन्स नहीं देना चाहेगा। और अगर ये आपने आंसर लिख लिया तो इसमें देखो कितना क्लियरली आपको ये हर पॉइंट में दो कलर्स नजर आ रहे हैं ना, देखो एक ऑरेंज से नजर आ रहा है और एक फिर ग्रीन से नजर आ रहा है। तो ये जो देखो मैंने पॉइंट लिखा पहले अपना कि हाई लेवल ऑफ डेट मींस दैट देयर विल बी हाई इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर NWA, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। यहां तक मैंने अपना पॉइंट स्टेट किया, फिर मैंने इसको देखो एक्सप्लेन किया। दिस विल बी अ प्रॉब्लम, ये बात इस सवाल का जवाब इसलिए है, दिस विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि उससे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी और उससे आपके प्रॉफिट्स पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। कितना क्लियरली दूसरे पॉइंट में भी स्टेट और फिर एक्सप्लेन, स्टेप बाय स्टेप कितना क्लियरली चल रहा है ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट डी। एक्सप्लेन हाउ टू मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन लिखना है, सिर्फ प्रमोशन नहीं, सेल्स प्रमोशन। Explain how two methods of sales promotion could increase sales for NWA. NWA के लिए सेल्स कैसे बढ़ाई जा सकती हैं? ठीक है, सेल्स प्रमोशन मेथड्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें और हर मेथड नहीं लिख सकते वैसे, जैसे बाय वन गेट वन फ्री भी होता है एक तो बोग ऑफ, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते ऑब्वियसली। अब तो एयरलाइन में एक के साथ दूसरी टिकट फ्री तो नहीं फ्री टिकट बांट रहे हो अगर कोई तो बताओ मुझे भी। तो फ्री टिकट तो कोई नहीं मिल रहा होता, सही है। तो उसमें आई थिंक क्या हो सकता है इसमें, इसमें हमें कॉम्पिटिशन्स टाइप हो सकते हैं कि जहाँ पे आप अगर टिकट लेते हो तो आपका नाम किसी कंपटीशन में आ जाएगा एंड यू माइट विन अ गिफ्ट और समथिंग लाइक दैट। या डिस्काउंटेड प्राइसिंग हम लॉन्च कर सकते हैं, कूपन्स टाइप चीज कुछ। या और क्या कर सकते हैं हम, स्पॉन्सरशिप्स कर सकते हैं, मे बी स्पॉन्सर एन इवेंट, स्पॉन्सर अ टीम, मे बी दैट्स अ गुड आइडिया। और सेल्स प्रमोशन के अंदर और क्या कर सकते हैं हम, और लॉयल्टी कार्ड्स लेकर आ सकते हैं। लॉयल्टी स्कीम्स तो एयरलाइन में बहुत फेमस हैं। अगर आप एक ही एयरलाइन पे ट्रैवल, जैसे एमिरेट्स पे अगर आप ट्रैवल करते हो तो ऑन एवरी ट्रैवल यू गेट सम पॉइंट्स, ठीक है, आपको पॉइंट्स माइल्स मिलते चले जाते हैं। फिर जैसे जैसे आपके वो पॉइंट्स जमा होते हैं तो फिर आप वो जब कुछ पॉइंट्स यूज आ जाते हैं आपके पास, जैसे अगर आपने 10 दफा ट्रैवल कर लिया है तो अब आपके पास कुछ पॉइंट्स आ गए। अब वो पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो अगले ट्रैवल के ऊपर, या उसमें कुछ गिफ्ट्स भी होते हैं उसमें। यूँ समझो कि आप उसको फिर वो रिडीम करा के डिस्काउंट भी ले सकते हो उन्हीं पॉइंट्स को। तो खैर वो फिर एक एम्प्लॉय कह रहा हूँ, कस्टमर को ये इंसेंटिव मिलता है कि बार बार आप उसी एयरलाइन पे उसी प्रोडक्ट को यूज करो, किसी और प्रोडक्ट को यूज ना करो, क्योंकि वो लॉयल्टी पॉइंट्स आपको अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। अच्छा, explain how two methods of sales promotion could increase sales for NWA। ठीक है, NWA क्या था, एयरलाइन प्रॉफिटेबल 10 साल, सिचुएशन याद होनी चाहिए। हाँ, ओके। मेथड 1, NWA can offer loyalty cards to the customers, to the passengers। NWA can offer loyalty cards to the passengers। Explanation: the loyalty programs can allow customers to get some points on every travel,
and which can be redeemed, या which can be used to get some gifts, which can be used. देखो मैं कितनी बिजनेस प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, थोड़ा सा हमें बताना पड़ता है कि हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ के आए, हमें पता है कि व्हाट बिजनेस इज, ये फील आपको देने आना चाहिए. which can be used to get some gifts. एंड इससे क्या, फिर इससे सवाल का जवाब क्यों, सेल्स क्यों बढ़ेंगी, इस विल एंड दिस विल encourage repeat sales. This can encourage repeat sales, and therefore the overall revenue can increase. Therefore, the overall revenue can increase. Okay. Now, second method, NWA can sponsor a certain event, a certain international event. कोई बड़ा इवेंट, ओलंपिक्स स्पॉन्सर करवा दो, जो करवाना चाहे आप करवा सकते हैं, आप टेंशन नहीं लें, आपका पेपर है ये, बस आप बता रहे हो कि भाई आप ये कर सकते हो, इससे फिर आपका ब्रांड नेम फैलेगा, इससे ज्यादा लोग जानेंगे आपको, और इससे फिर नए कस्टमर्स शायद आपसे ट्रैवल करना चाहेंगे, कस्टमर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ज़ाहिर है एयरलाइन है. स्पॉन्सरशिप will allow NWA to increase their brand awareness, and this will to increase their brand awareness. इससे क्या होगा, and this will lead to, ये lead to भी बड़ा चलता है, this will lead to an increase in customer confidence, and therefore attracting new customers, and increasing सेल्स पे क्यों कर रहा हूं बार बार, देखो ऊपर वाला पॉइंट भी मैंने सेल्स रेवेन्यू सेल्स पे ही लेके जा रहा हूं, देखो क्योंकि सवाल किसका था, सेल्स, मुझे बताना है कि सेल्स कैसे बढ़ेंगी. सवाल प्लीज फोकस के साथ रीड किया करो, वरना बहुत सारे बच्चे इतना अच्छा लिखते हैं लेकिन क्वेश्चन रीड नहीं करते, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा होता है बता कुछ रहे होते हैं, तो फिर फायदा क्या है. आपने अगर सवाल का जवाब ही नहीं दिया, सेल्स के बारे में ही नहीं बताया, तो कैसे, मतलब कैसे मार्क्स मिलेंगे. सही है. एंड यू कैन गेट दैट फील दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एन एयरलाइन बिजनेस. जो बिजनेस का नाम आपको दे देना वो, तो आप उसको विजुअलाइज करके आप बात करो उस बिजनेस की. दिस गिव्स यू दैट एज. ओके, नेक्स्ट पार्ट ई, लास्ट क्वेश्चन. Do you think that having many levels of hierarchy is the best type of organizational structure for a large business? Do you think that having many levels of hierarchy is the best type of organizational structure for a large business? Justify your answer. ओए होए, बहुत मुश्किल सवाल है, जो बात है मुश्किल सवाल है. Do you think that having many levels of hierarchy, chain of command की बात कर रहा है ये, कि अगर एक कंपनी बहुत बड़ी है तो क्या उसका चेन ऑफ कमांड, यानी कि क्या वहां पे ज्यादा एम्प्लॉइज होने चाहिए लिस्ट, मतलब इन द लेवल्स, या फिर यूं
वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। बेसिकली सवाल ये है कि एक आप यूं समझ लो, अगर आप समझना चाह रहे हो बहुत अच्छे से, तो यूं समझ लो कि जैसे ये कंपनी है, इसके अंदर लेट्स से, चलो इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, 10, सुनो, 10 एम्प्लॉइज हैं, 10,000 समझ लो, मैं उनको 10 से डिनोट कर रहा हूँ। जैसे हाँ, ये 1 है, ये मिस्टर 1 है, फिर ये मिस्टर 2, ये मिस्टर 3, ये मिस्टर 4, ये मिस्टर 5, ये मिस्टर 6, ये मिस्टर 7, ये मिस्टर 8, ये मिस्टर 9 और ये मिस्टर 10। अब यूं भी हो सकता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 10 लोगों को यूं ऑर्गेनाइज्ड रखें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये भी हो सकता है कि इतना लंबी ना करें, इतना टॉल चेन ऑफ कमांड ना करें। वी कैन लाइक 1 के बाद हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। लेट्स से आपने इस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है, बहुत ज्यादा चेन ऑफ कमांड टॉल नहीं किया हुआ, भले आपने बोला स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा वाइड हो जाए, एक बंदे के अंदर अंडर ज्यादा अंडर अकाउंटेबल एम्प्लॉयज रख लें, लेकिन ज्यादा टॉल ना करें, क्योंकि फिर वो कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है ना। जितना टॉल स्ट्रक्चर होगा, अभी शॉर्ट हो गया तो कम्युनिकेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, लेकिन जब टॉल स्ट्रक्चर होगा तो कम्युनिकेशन विल हैव टू पास डाउन अ लॉट ऑफ लेवल्स, एंड देन कम्युनिकेशन गैप्स आना शुरू हो जाते हैं, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी शॉर्ट चेन ऑफ कमांड कर देते हो तो फिर, लेकिन एक मसला ये भी होता है कि फिर जाहिर है फिर एक एक एम्प्लॉय को ज्यादा ज्यादा लोग भी देखने पड़ते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो जाता है। तो कंट्रोल का मसला ना, कम्युनिकेशन तो फास्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा ना हो कि कंट्रोल का मसला आ जाए, क्योंकि अगर आप एक बंदे को देख रहे हो या 3 बंदे को देख रहे हो तो डेफिनेटली कंट्रोल में तो डिफरेंस आएगा, है ना। क्योंकि जाहिर है एक बंदे को आपको डायरेक्टली देखना है, या तीन, एक बंदे, एक क्लास में मैं 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं या एक क्लास में मैं 25 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल डिफरेंस होता है ना फिर, समझ आए, वही सीन है बिल्कुल। तो अब सवाल ये था, देखो मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप विजुलाइज कर सको। बेसिकली क्वेश्चन ये है हमारा, डू यू थिंक that having many levels of hierarchy is the best type of organizational structure for a large business? तो हम अग्री भी करते हैं कि हाँ यार, अगर आप टॉल चेन ऑफ कमांड चलाते हो तो स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका नैरो रहता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जब नैरो रहता है तो कंट्रोल अच्छा रहता है, ओवरऑल आप बेहतर कंट्रोल कर सकते हो इस तरह से। लेकिन अगर आप इतना बड़ा टॉल स्ट्रक्चर चलाओगे, ज्यादा लेवल्स ऑफ हायरार्की आप रखोगे, तो फिर कम्युनिकेशन गैप्स आने के चांसेस होंगे, क्योंकि आप बहुत सारे एम्प्लॉयज अगर इतने सारे इन्वॉल्व हैं और एक बहुत सारी सीढ़ियां इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर वो कम्युनिकेशन गैप्स आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल क्या कंक्लूड करें कि क्या हमारे हिसाब से ज्यादा लेवल्स ऑफ हायरार्की होना बेहतर है या कम लेवल्स ऑफ हायरार्की होना बेहतर है, तो हमें इस पे कंक्लूड करना पड़ेगा। आई थिंक यार ये तो वैसे डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि, डिपेंड करता है वर्ड बहुत फेमस वर्ड है, कि डिपेंड करता है कि मतलब मैनेजमेंट किस टाइप की है ना। मैनेजमेंट अगर कम्युनिकेशन रखना चाहती है फास्ट, तो फिर तो लार्ज या टॉल चेन ऑफ कमांड तो नहीं चल सकता ना। अगर मैनेजमेंट ऐसी है, वो कहती है कि यार ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को देख लो, आप ज्यादा एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर लो, वो सही है, तो फिर तो फिर आप तो शॉर्ट चेन ऑफ कमांड आप प्रेफर करोगे। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं, एम्प्लॉयज बहुत अनस्किल्ड हैं, एम्प्लॉयज को हर वक्त कंट्रोल में रखना है, एम्प्लॉयज को नजर में रखना चाहिए, हमें उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, कंट्रोल, अगर मैनेजमेंट थोड़ी ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, तो वो फिर चाहती है कि हमारा कंट्रोल रहे सही, तो फिर वो उनके लिए लॉन्ग या टॉल चेन ऑफ कमांड सही होता है। ठीक है, तो यानी इसका हम कंक्लूजन ये भी दे सकते हैं कि डिपेंड करता है कि मतलब मैनेजमेंट किस टाइप की है, या मैं खैर लिखवाता हूँ तो अब आपको और समझ में आएगा। डू यू थिंक दैट हैविंग मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की इज द बेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर अ लार्ज बिजनेस? Having many levels of hierarchy, having many levels of hierarchy can slow down the communication. Having many levels of hierarchy can slow down the communication process in this large airline business. Still talking about airline business, don't forget.
स्पेसिफिक रहना होगा, कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है. दिस कैन लीड टू इनइफेक्टिव डिसीजंस, यानी गलतियां हो सकती है ना. दिस कैन लीड टू इनइफेक्टिव decisions. This can lead to ineffective decisions and the quality of service for passengers may be negatively affected. May be negatively, क्योंकि जाहिर है फिर आपकी कम्युनिकेशन जब स्लो होती है, लेट्स से अगर किचन वाले स्टाफ से आपकी सही टाइम पे सही बात नहीं हुई, या सही ऑर्डर नहीं हुआ, या सप्लायर से बात सही नहीं हुई, तो कम्युनिकेशन में गैप जब आना शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं तो बिजनेस में ही मसला आएगा फिर, है ना. टाइम पे कस्टमर के साथ, टाइम पे सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है. However, however, tall chain of command will mean narrow span of control. However, tall chain of command will mean narrow span of control and better control on employees. This can reduce the chances of errors and mistakes. क्योंकि कंट्रोल बेहतर होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल जैसे ही नैरो होता है. ठीक है, ओवरऑल. और हम चाहें तो डायरेक्ट डिपेंड भी लिख सकते हैं कि यार डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट, और हम ये भी कह सकते हैं कि यार इसको थोड़ा स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, बहुत बेहतर हो जाता है कंक्लूजन कि यार एयरलाइन बिजनेस है. तो एयरलाइन बिजनेस में आपको आई थिंक टॉल चेन ऑफ कमांड तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं, काफी ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें मतलब हर वक्त कंट्रोल तो नहीं रह सकता ना, ज़ाहिर है डेलीगेशन उसमें अब ज्यादा होगी एयरलाइंस में. तो एयरलाइन बिजनेस में आई थिंक शॉर्ट चेन ऑफ कमांड भी चल सकता है, लेकिन स्पेसिफिक भी बना देते हैं. ओवरऑल आई थिंक फॉर अ लार्ज airline business having short chain of command might be better as the staff will be mainly skilled and cannot be directly controlled in fact the effectiveness, ये बहुत मुश्किल हो गया वैसे, कोई बात नहीं, लेकिन the effectiveness of communication is more important which is not possible in tall which might not be possible in tall chain of command
टॉल चेन ऑफ कमांड, यानी कि अगर आप टॉल इतने ज़्यादा लेवल्स ऑफ हायरार्की रखते हो तो कम्युनिकेशन होगी ख़राब, जो कि एयरलाइन बिजनेस या एयरलाइन इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन का ख़राब होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड और उसमें तो कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि स्टाफ स्किल्ड होता है तो यू कैन ट्रस्ट ऑन देम समटाइम्स, राइट। खैर ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, आई नो दैट। और एग्जाम सिचुएशन में इतना प्रेशर नहीं लेना होता मुश्किल क्वेश्चंस को देख के। इट्स ओके, कुछ क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आते हैं, फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत मुनासिब या इजी आ जाते हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। और ये मैं वैसे भी जब मैं लिखवा रहा होता हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छा लिखवाने की कोशिश करूँ, ताकि आपके बस आपको मैक्सिमम पता चल जाएगा। Or if you think that it's actually very difficult, so you can rewrite your own answer, then you can solve it with me, read the answer again and then you solve it your own self। तो वो तो इतना प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना कि अगली दफा आपको फिर खुद पॉइंट्स क्लिक करते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट बिजनेस इज। एंड आई होप आपने ये आंसर मेरे साथ पूरा पूरा लिखा होगा। ठीक है, थैंक यू।